ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 3 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु का यह फुल लेंथ टेस्ट 3 है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। और इससे पहले मैंने आपको टेस्ट 1 और 2 को कवर करा दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। फ्रेंड्स देखिए, इस टेस्ट को आप एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं, और सेशन के एंड में, वीडियो के लास्ट में, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ईमानदारी पूर्वक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए सब लोग इसका आंसर बताइए कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत का संविधान भारत की संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। यानी कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा, और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ 26 नवंबर 1949। डेट और सन आपको दोनों याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है। यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, आपने बंधुत्व भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। भ्रातृत्व शब्द और बंधुत्व शब्द लगभग सिमिलर है, ठीक है ना। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है, तो फ्रेंड्स ये देन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, यानी कि फ्रांस की क्रांति की, फ्रेंच क्रांति की। अच्छा, ये हुआ था कब फ्रांस की क्रांति, तो 1789 में। और उस समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई 16वां था। कौन था फ्रेंड्स, लुई 16वां था। अच्छा, आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है कि लुई 16वां जो है ये किस राजवंश से संबंधित था, किस राजवंश से लुई 16वां संबंधित था। तो आपको याद रखना ये किस राजवंश से था, तो फ्रेंड्स ये बोरबॉर्न राजवंश से संबंधित था, ठीक है ना, बोरबॉर्न राजवंश से। तो ये प्रश्न भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिएगा संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है, और मूल रूप से उनमें कितनी प्रविष्टियाँ थी दूसरे तरफ ये दिया गया मूल रूप से। हालांकि अभी ये बदल चुके हैं। तो देखिए संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में टोटल कितने प्रविष्टि हैं, 97, और अब ये टोटल 100 हो गए हैं बढ़ के, मूल रूप से ये 97 थे। राज्य सूची की बात करते हैं तो मूल रूप से 66 था, जो कि अब घट करके 61 हो गया है। और देखिए समवर्ती सूची की बात करते हैं तो मूल रूप से इसमें 47 था, जो कि अब बढ़ करके 52 हो गया है। तो अब आप इसको मिला लीजिएगा, पहला का ए, ठीक है ना, पहला का ए, दूसरा का सी और तीसरा का बी। तो यहाँ पर देखिएगा ए सी बी, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और हमने जो है ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस के लिए टेस्ट 1 और 2 कंप्लीट करा दिया है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, और आज ही मैं आपको टेस्ट 4 भी उपलब्ध करवा दूंगा। देखिए भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, विभाजन प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये संबंधित किससे है, तो आपको ध्यान रखना है ये नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो नीति कार्यान्वयन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि बिहार को काट करके एक
पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, यानी कि किसी भी राज्य को काट करके एक अलग राज्य बनाना ये कैसे संभव है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, ठीक है ना। किसका कार्य है? संघीय संसद का है। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले जो थे टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना, जिसको कि आपको याद होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और अब इसको जो है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, 300A अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। अच्छा देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, बिल्कुल आर्टिकल 352, 356 और 360 आपको याद होगा आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये आपका राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 के अनुसार निर्धारित है, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो ये सब भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? अच्छा प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है ये संविधान की किस अनुसूची में है, अगर पूछा जाए कि किस अनुसूची में है तब आप क्या जवाब दीजिएगा? तो देखिए राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में निर्दिष्ट है। किसमें? 4थी अनुसूची में, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यह अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या को निर्धारित करती है। और यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो फ्रेंड्स उनकी जनसंख्या का अनुपात के स्थान पर, ठीक है ना। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा, यहाँ पर पूछा गया है मूल ढांचा यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका सिद्धांत दिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला ये 1973 का है, ठीक है ना, ये सन भी आप याद रखिएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सन आप जरूर याद रखिएगा। चलिए देखिएगा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। अनुच्छेद 343(1) ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो देखिए सफलतापूर्वक कार्य संचालन के लिए पंचायती राज को स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की सहयोग, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा स्वतंत्र भारत के जो पहला विधि आयोग था इसकी स्थापना कब हुआ था? पहला विधि आयोग स्थापित हुआ था 1955 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे श्री MC सीतलवाड़, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये उस समय भारत के अटॉर्नी जनरल भी थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। यहाँ पर आपको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले काराकोरम हो जाएगा, फिर आपका लद्दाख, फिर आपका हो जाएगा जास्कर और आपका हो जाएगा पीर पंजाल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है?
चलिए बताइए राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सोमेश्वर श्रेणी जो है ये शिवालिक श्रेणी का एक भाग है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि उपयुक्त में से देखिए एक से अधिक, यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर समुद्र की ओर फैली हुई है। तो आपको समुद्री मील भी याद रखना है, यानी कि नॉटिकल मील में भी और किलोमीटर में भी। तो फ्रेंड्स ये आपका कितना है, तो ये आपका 12 समुद्री मील यानी कि 12 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि, बताइए बोगस कोई का महत्व क्यों है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बोगस कोई जो है ना यह एक प्राचीन अभिलेख स्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है बोगस कोई, तो फ्रेंड्स ये टर्की में स्थित है। कहाँ पर है, तुर्की में स्थित है, ठीक है ना, जिसका ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो है आपका 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में यह लिखा गया था। और इसमें ऋग्वैदिक देवताओं जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य इन सब का उल्लेख है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। कहाँ पर है बोगस कोई, तो टर्की में है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है, महाजनपद दिया गया है और उनकी राजधानी दिया गया है। और यहाँ पर मिलान करके राइट आंसर आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो कुशीनिरा थी, कुशीनगर। अंग की राजधानी कहाँ पर थी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। गांधार की राजधानी कहाँ पर थी फ्रेंड्स, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और वत्स की राजधानी कहाँ पर थी, तो कौशाम्बी थी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो आप देख सकते हैं 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए में दिया गया है। अच्छा टोटल 16 महाजनपद थे उस समय। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था, तो फ्रेंड्स ये मगध था। मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछा जाता है, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, या फिर कभी कभी ऑप्शन में गिरिब्रज भी दे देता है। तो गिरिब्रज और राजगृह दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर का समकालीन कौन था। अच्छा सिकंदर के और पंजाब के शासक के बीच में, पंजाब के शासक थे पोरस, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को हाइडे स्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और उस समय जो अगर पूछा गया कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था, तो फ्रेंड्स ये धनानंद था, ठीक है ना। नंद वंश का आखिरी शासक था ये धनानंद। और इसी को पराजित करके आपको याद होगा कि मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो फ्रेंड्स ये भाबरू स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, ये भाबरू स्तंभ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। देखिए सुदर्शन झील की मरम्मत जो है ये किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये रुद्रदामन ने किया था, ठीक है ना। रुद्रदामन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा मिलिंदपन हो, ठीक है ना, मिलिंदपन हो, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिएगा किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। प्रश्न को जब भी पढ़िएगा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और शायद ये प्रश्न जो है ये ऑलरेडी किसी न किसी टेस्ट में पूछा जा चुका है। तो देखिए राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है और राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल है। और कल मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो जो आर्टिकल 155 होता है ना उसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका राज्यपाल का चुनाव संसद करती, ये गलत दिया गया है। तो गलत पूछा गया, कौन सा कथन गलत है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन। सोवियत संघ की जगह पर आप रसिया बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, रूस। अब देखिए ये 5 जो हैं आपके अस्थाई सदस्य हैं। किसके ये अस्थाई सदस्य होते हैं, तो आपको भली भांति याद होगा कि ये किसके अस्थाई सदस्य होते हैं, जल्दी से बता दीजिए, बताइए। सुरक्षा परिषद के, ठीक है ना, सुरक्षा परिषद के ये अस्थाई सदस्य होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 5 अस्थाई सदस्य हैं, इनका नाम ध्यान रखना। इन्हीं को वीटो पावर जो है, वीटो पावर जो है इन्हीं को प्राप्त होता है। वीटो पावर, वीटो शक्ति
ठीक है। चलिए, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स ये आयन मंडल है। कौन सा मंडल है? आयन मंडल है। अच्छा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में मैंने आपको बताया था। समताप मंडल, समताप मंडल में क्या होता है, तो यहाँ पर जो है वायुयान वगैरह उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है, मतलब इसी मंडल में वायुयान वगैरह उड़ाया जाता है। और क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बारिश, बादल, गर्जन, बिजली चमकना, ये सब इसी मंडल की घटना है। चलिए, उसके बाद देखिए, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया था। और ये घटना कब की है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये घटना है आपका 16 दिसंबर 1773 की। 16 दिसंबर 1773 की ये घटना है। और इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, बोस्टन चाय पार्टी के नाम से, बोस्टन चाय पार्टी के नाम से, या अंग्रेजी में बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है बोस्टन टी पार्टी को। और बोस्टन टी पार्टी की जो घटना था, इसका नायक कौन था? तो इसका नायक जो था ये सैमुअल एडम्स था। मैंने ऑलरेडी सैमुअल एडम्स कई बार आपको बताया हुआ है, सैमुअल एडम्स था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि कौन सा है? सही संधि विच्छेद, विच्छेद होना चाहिए, तो भारत प्लस इंदु, ठीक है ना। अच्छा, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी कि उल्टा शब्द बताना है ऑनेस्ट का। तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, और यहाँ पर हो जाएगा इसका उल्टा डिसऑनेस्ट। चलिए, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास, तो ये सियाल, सीमा, नीफे, आपको लगातार क्रम से याद होगा, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा में, चलिए बताइए, साइंस का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में जो है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टीडा, घास और सांप, यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन होगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर घास है प्रथम पोषी स्तर पर, ठीक है ना, उत्पादक है ये, ठीक है ना। उसके बाद घास, टीडा, टीडा को मेढक और मेढक को सांप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेढक हो जाएगा तीसरे पोषी स्तर पर। देखिए, सही सुमेलित कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पर देखिए, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, गांधी युग ये 1916 दिया गया, 1917 से स्टार्ट माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, ये बिल्कुल सही दिया गया है, डॉक्टर हेडगेवार ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1921 में नहीं हुआ था, 1920 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, हम जनता के द्वारा है, ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है फ्रेंड्स? तो ये अब्राहम लिंकन का है, ये आपको याद होगा, ठीक है ना। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये आपका यह घर मेरा, यह सर्वनामिक विशेषण है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुन करके लिखें। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनेगे, ठीक है ना। यानी कि इसमें एक तरह का कह सकते हैं कि इसमें एक परिणाम का बोध हो रहा है कि जितना खाएंगे उतना ही ताकतवर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक परिणामवाचक है, जितना पढ़ोगे जितना ज़्यादा उतना ही सफल होने के आपके चांसेस हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये परिणामवाचक है। तो यहाँ पर देखिए, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। मात्रा स्थित रहते हुए जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है। अब यहाँ पर सारे आप जितने भी, जैसे कि आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा, हाफ mv², और यहाँ पर आप करते हैं गति को दुगुनी, तो ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो देखिए, इसमें फिट हो रहा है कि उसका संवेग दुगुना हो जाएगा। p = क्या होता है? mv होता है। मास कह रहा है कि मात्रा स्थित रखते हुए, तो ये चेंज नहीं होगा, पिंड की गति दुगुनी हो जाएगी, 2v हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2mv हो जाएगा, तो ये आपका उसका संवेग दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर फिट हो रहा है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो मैंने बताया था कल वाले सेशन में, बाएं नीले में और महाधमनी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व हैं? देखिए, बिहार पुलिस के इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ये जो टेस्ट है ना, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं, और ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन कराया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपके यूरेनियम 235 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ना, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, ध्यान रखिएगा। तिरुवनंतपुरम भी ध्यान रखिएगा, केरल में।
चलिए उसके बाद देखिए 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वागत हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मोरक्को लग गया है, तो आपको याद होगा कि मोरक्को का कौन था, इब्न बतूता था, जो कि किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था, तो 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसकी पुस्तक है एक रहला, याद रखिएगा। रहला पुस्तक किसकी है, तो इब्न बतूता की, इब्न बतूता की। चलिए उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए झूम कृषि को जो है स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अलग अलग राज्य में भी इसका अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि झूम कृषि जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झूम कृषि जो है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ये आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसको अलग अलग राज्य में, जैसे कि आपका उत्तर पूर्वी भारत में, यहाँ पर पूर्वोत्तर दिया गया, पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व भारत में झूम कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहा जाता है। ठीक है ना, झारखंड में इसको कुरुवा कहा जाता है, झारखंड में इसको कुरुवा कहा जाता है। ठीक है ना, राजस्थान में इसको वालरा कहा जाता है, वालरा। तो ये सब याद रखें। हिमालयन बेल्ट में, हिमालयन बेल्ट जो है उसमें इसको खील कहा जाता है। हिमालयन बेल्ट में खील, राजस्थान में वालरा, पोडू कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कुरुवा कहा जाता है, झारखंड में। ठीक है ना, तो ये सब एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बिल्कुल बिहार पुलिस का क्वेश्चन है ये, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनी बेसेंट दिया गया है, यहाँ भी एनी बेसेंट दिया गया है, यहाँ पर एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए गलत कथन को चिन्हित करना है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर प्रश्न को एक बार और ध्यान से पढ़िए। गलत कथन को चिन्हित करना है, गलत कथन को। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है, मतलब उसकी सदस्यता कैसे भंग की जा सकती है विधानसभा की। तो वह भारत सरकार के किसी राज्य के लाभ के पद पर आसीन हो तो बिल्कुल भंग की जा सकती है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो तो भंग की जा सकती है। दिवालिया हो तो भंग की जा सकती है। ठीक है ना, ये आयु 30 वर्ष हो तो उसको भंग नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम 25 वर्ष है विधानसभा के लिए, अगर 30 वर्ष है तो भंग नहीं किया जा सकता है। वहीं पूछा गया गलत कथन, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए वह अवस्था जो सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको शीत युद्ध बोलते हैं ना, इसको शीत युद्ध बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। अब देखिए उपसर्ग जो होता है ना, ये शब्द के पहले लगता है, तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, बिल्कुल सही है। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, नहीं, ये गलत दिया गया। तो कौन सा सत्य नहीं, ऑप्शन बी। अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बिल्कुल, ये जब भी जुड़ जाएंगे किसी शब्द में अर्थ उसका परिवर्तित हो जाएगा और इससे एक नया शब्द निर्मित होगा। ठीक है, चलिए श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि जो श्वेत रक्त कणिका है, यानी कि जो WBC है, उसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना। अगर आप यहाँ पर देता ल्यूकोसाइट का मुख्य कार्य क्या है, तब आप क्या करते, इसीलिए ल्यूकोसाइट भी याद रखना है आपको। ये संक्रमण से लड़ता है, ठीक है ना, रोगाणुओं से रक्षा करता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ऑक्सीजन का वहन RBC करता है। ठीक है ना, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये गुर्दे का। ठीक है ना, नेफ्रोलॉजी। चलिए नेफ्रॉन जो है, ये जो किडनी है उसकी कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है ना, नेफ्रॉन याद रखिए, किडनी की कार्यात्मक इकाई है। ब्रिटिश सरकार किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। अच्छा, पोर्टोनोवा का युद्ध पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो याद रखना पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था 1 जुलाई 1781 को। सन आप याद रखिएगा, पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था 1781 में। और इसमें जो है हैदर अली को हराया था किसने, तो सर आयरकुट ने हराया था। तो यहाँ पर देखिए सर आयरकुट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है। डॉकयार्ड यानी कि यह बंदरगाह, तो ये लोथल में मिला है, जो कि गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के तट पर। चलिए देखिए, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, बताइए क्या होगा। तो देखिए कार जो है ना, इसका बात करते हैं तो ये हल्का है और ट्रक भारी है। ठीक है, तो इसका अधिक जो होगा कार का गतिज ऊर्जा होगा, ट्रक की तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, मतलब ट्रक अधिक गतिज ऊर्जा, क्योंकि वजन इसमें ज़्यादा है और कार कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा कम गतिज ऊर्जा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है।
अच्छा, वेद टोटल जो है आपको याद होगा कौन कौन से वेद हैं, तो फ्रेंड्स ऋग्वेद है, ठीक है ना, उसके बाद यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। सबसे पुराना ऋग्वेद है ना। अच्छा, ऋग्वेद में जो है देवी देवताओं की स्तुति मंत्र और धार्मिक विचारों का संग्रह है। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अथर्ववेद में जो है जादू टोने औषधि ये सब का उल्लेख किया गया है। और यजुर्वेद में जो है ना धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। अच्छा, लेक एरी, इरी लेक आपने इस तरह से इरी लेक आपने पढ़ा होगा, इरी झील, ठीक है ना, इरी झील जो खबरों में देखा गया था किन दो देशों के बीच में है, तो ये आपका कनाडा और अमेरिका के बीच में पड़ता है इरी झील, याद रखिएगा, लेक इरी। चले उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है, तो फ्रेंड्स ये हर साल जो है हरियाणा करता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है, तो यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। हाल ही में देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दिया था, तो पारंपरिक पेंटिंग जो है ये सोहराय पेंटिंग है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सोहराय पेंटिंग। अच्छा, वार्लिंग पेंटिंग जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, मधुबनी बिहार का है, ठीक है। पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा का है। अच्छा, सोहराय पेंटिंग किस राज्य का है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन की द्वारा जारी किया जाता है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, ठीक है। चलिए, कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है, तो फ्रेंड्स ये कानपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिएगा कि विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है, विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जो है जिम्मेदार है, तो ये युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो फ्रेंड्स ये आपका है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स ये सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी बन गया है, तो फ्रेंड्स ये बन गया है आइजोल, ठीक है ना, ये मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है। देखिए पहला, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स ये दीव हो जाएगा। किस मंत्रालय ने देखिए भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया, तो देखिए किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 शुरू किया है, तो फ्रेंड्स ये जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिएगा कवाल टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है, तो कवाल जो है फ्रेंड्स याद है रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको नया मिला हो, ये तेलंगाना में है। हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर के बहती है, तो दिबांग नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। किसकी सहायक नदी है दिबांग, तो ब्रह्मपुत्र की। उसके बाद देखिए आयुष मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है, तो इसका नाम है आयुष निवेश सारथी, ठीक है। अच्छा, टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है, ठीक है ना, नपुंसकता कह सकते हैं। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द क्या है, तो मैंने आपको बताया था, मतलब पूछा गया कि टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, सीधे से बात करें तो विटामिन ई का है, ठीक है ना, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से जो है आपको पता है ना बांझपन होता है। अच्छा, विटामिन की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, आपको याद होगा, ठीक है ना। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी3 को नियासिन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए विटामिन के को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, इसको कहा जाता है राइबोफ्लेविन तो मैंने बता दिया था। विटामिन बी2 को कहा जाता है, विटामिन ए को फिलोक्विनोन कहा जाता है, फिलोक्विनोन कहा जाता है, ठीक है ना, विटामिन के को। अच्छा, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए, इसको
कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक है ना। विटामिन ई बांझपन के लिए है और विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा विटामिन के। चलिए, यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये आपका लीवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन क्या है? तो जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं की टुकड़ी की तैयारी, यह ज़्यादा उपयुक्त आंसर है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्व, जल, शर्करा और स्टार्च के परिवहन प्रणाली के लिए कार्य करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तना है, ठीक है ना, ये सहारा प्रदान करता है ऊपरी भाग को। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो हॉर्न सिल्वर को ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी संरचना गले में वायुमार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होती है? तो ये उपास्थि के छल्ले हो जाएंगे। अच्छा, पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा सही है, यहाँ से आपको चुन करके आंसर बताना है। तो पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। चलिए, जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको एंजाइम कहा जाता है, ठीक है ना। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेयान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेयान के बारे में बताइए। तो देखिए रेयान जो होता है ना, ये लकड़ी के गुदे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये वाला ज़्यादा उपयुक्त आंसर है। रेयान एक निर्मित फाइबर है जो सेलुलोज से बनाया जाता है, जो लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है। तो यह लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित में से किस प्रदूषण का परिणाम है? बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए आपको याद होगा चेरनोबिल जो घटना थी ना, ये आपका कब हुई थी चेरनोबिल घटना? तो ये आपका 1986 की घटना है। वर्तमान यूक्रेन में है ये, ठीक है ना। और उस समय जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है चेरनोबिल, वहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट हो जाएगा। वे पौधे जो केवल प्रकाश से में ही अच्छी तरह विकसित होता है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो प्रकाश में ही जो विकसित होता है ना, उनको किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है हेलियोफाइट्स। क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ध्यान से पढ़िएगा, अंतःस्रावी। सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको लीवर पता है, बट अंतःस्रावित पूछा गया है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये कौन सी है? थायराइड है। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यह ग्रंथि गले के सामने की ओर स्थित होती है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। अब यहाँ पर देखिए डेंगू बुखार जो है ना, डेंगू बुखार ये वायरस से होगा, एड्स वायरस से होगा, सर्दी जुकाम भी वायरस से होता है, क्षय रोग जिसको टीबी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जीवाणु से होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? बताइए। तो भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1875 में इसने जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1920 में नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव पेश किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये CR दास ने किया था। देशबंधु के नाम से इनको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को, ठीक है ना। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये भी याद रखना है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये C विजय राघवाचार्य ने किया था, ठीक है। और 1920 में ही कलकत्ता में एक विशेष सत्र भी बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है ना, ऑपरेशन पोलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी जी से मिले थे? तो गांधी जी से मिले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है ना। इसी में राजकुमार शुक्ल भी मिले थे गांधी जी से, जिन्होंने उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, ठीक है। अच्छा, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छाप करके पूरा करती है? उसको कहा जाता है घाटे का वित्त पोषण। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है? तो प्रतिस्पर्धा कहाँ पर नहीं होगी? जहाँ पर आपका कहाँ पर होगा?
समाजवादी में। चलिए उसके बाद देखिएगा नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया, तारीख सहित पूछा गया है। तो 1 जनवरी 2015 को, कई बार हमने पढ़ा भी है इसी सेशन में। विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस देश में, एक मिनट रुक जाइए, विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश में या किस देश का उपयोग किया जाता है, कि ये थोड़ा सा इसमें जो है किसी देश में किस, अगर बात करें तो जो इसमें से आपका ऑप्शन दिया गया उसमें से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है इसमें से सिद्धांत में 1 से अधिक, मतलब प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय, दैनिक आय 1 से अधिक, ठीक है ना। चलिए बैंकों के बैंकर के रूप में, अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में किसको जो है जाना जाता है, कौन काम करता है? तो ऑप्शन आपको पता है ना कि बैंकों का बैंकर आरबीआई को कहा जाता है, सॉरी रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए जब एक बस अचानक शुरू होता है चलना तो यात्री पीछे की ओर घूमने के अनुभव करते हैं, पीछे की ओर मतलब झुक जाते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो चलना शुरू करता है तो पीछे की ओर, यानी कि ये आपका कौन सा है? जड़त्व का नियम है, स्थिति जड़त्व जो है, और ये न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है ना, यही तो जड़त्व का नियम देता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से आपका, नहीं ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका साइंस का। ज़मीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु की कितनी ऊर्जा होगी? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 किलो जूल हो जाएगा। अच्छा आप यहाँ से देखिए 90 में से आप अपने स्कोर बताइए। 91 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न है, मैं फटाफट यहाँ पर आंसर इसका बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा, और मैथ के प्रश्नों को आप खुद से भी सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 33 हो जाएगा। 94 का करेक्ट आंसर 407 हो जाएगा। 95 का देखिए 25% हो जाएगा। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 1/36। उसके बाद देखिए 97 का आपका ऑप्शन ए दे रखा है, एक बार आप खुद से भी सॉल्व करिएगा। वैसे मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने आंसर सीधे आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 90 दिन हो जाएगा। 99 का हो जाएगा आपका, इसमें से देखिए 152 और इसका 0 दिया गया, ठीक है ना। सेशन को लाइक कर दीजिए, स्कोर बता दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।